चलिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नई जो है शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 5+3+2 और दूसरा ऑप्शन है 3+5+4 और तीसरा ऑप्शन है 5+3+3+4 और वहीं चौथा ऑप्शन है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14। तो सही उत्तर क्या होंगे जरा आप लोग बताएं। 5 3 3 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5+3+3+4 यानी कि 5 3 3+4। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। पहला जो है अमेरिका है, तो अमेरिका की कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन DC। तो दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है भारत। तो आपको बताना, ध्यान रखिएगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं था, तो भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, भारत। कोई दिक्कत यहाँ तक। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है, जापान या फिलिस्तान या स्वीडन या लग्जमबर्ग। तो सही उत्तर क्या होंगे जरा आप लोग बताएं। जापान होगा, बिल्कुल सही जवाब का क्या हो जाएगा, जापान। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, अंतर्राष्ट्रीय जो है जैव विविधता दिवस जो है हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण की क्षति के कारण जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और वहीं विश्व मौसम दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है और आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो कि कितना, 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है, लेह और मनाली। दूसरा है श्रीनगर और लेह और तीसरा है लाहौल घाटी और क्या चीज, स्पीति। और डी है धर्मशाला और कुल्लू। तो क्या होंगे सही उत्तर जरा बताएं आप। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है, लेह और मनाली को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे इसका, लेह और मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो कि सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, 25, 15, 12 या 32। तो 12 रह गई है। अब जो है बैंकिंग की संख्या कितना रह गया है, 12। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल में संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस खेलती थी या बैडमिंटन खेलती थी या क्रिकेट खेलती थी या हॉकी खेलती थी। हाँ, तो क्या खेलती थी, तो ये टेनिस खेलती थी। चला, ध्यान रखिएगा, ये टेनिस खेलती थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर दिया है। क्या कर दिया है, इंदिरा गांधी भवन या अटल बिहारी भवन या सुषमा स्वराज भवन या मनोहर पार्कर भवन। तो क्या कर दिया है, सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। किसका नाम बदल करके, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी के कारण जो है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया, जो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। मेरा इंडिया अभियान है जे इसके तहत कब तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, 2020 तक, 2022 तक या 2025 तक या 2030 तक। तो सही उत्तर क्या होंगे बताइए आप लोग।
2030 तक रखा गया है, ठीक है ना। 30 तक दुई हुआ भाई। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 30 तक रखा गया है, मलेरिया उन्मूलन, ठीक है। तो पहले वाला हम नहीं थे, तो एगो रहा गाड़ी बंद करे के 30 तक, मतलब प्रदूषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नहीं दिया होता है सब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया। पहली विदेश यात्रा किस जो है कार्यकाल का किया, किस देश का किया। मालदीव का किया या श्रीलंका किया या नेपाल का किया, मॉरिशस का किया। तो मॉरिशस नहीं होंगे, मालदीव का किया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालदीव हो जाएंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक जो है विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया, अभिषेक बताएगा। जसप्रीत बुमराह। पुनीत वशिष्ठ ने बनाया है या आशुतोष अमन बनाया है या जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव बनाया है। रणजी में होगा। हाँ रणजी में कुलदीप आशुतोष अमन, आशुतोष अमन। इसका भी नाम है आशुतोष अमन, जो कि सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि आशुतोष अमन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो क्या होंगे सही उत्तर, मध्य प्रदेश। तो FIR योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, मध्य प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। यहाँ के CM का नाम बताइए, शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश। वो बिहार सरकार है या उत्तर प्रदेश है, वो हिमाचल प्रदेश है या गुजरात सरकार है। तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया। तो आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च कौन किया, उत्तर प्रदेश। वहाँ की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। वहाँ के CM का नाम बताएंगे और जो है वहाँ के आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश का भी वही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है कि मददगार जो है हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन डैश द्वारा चलाई जाती है। तो मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है, जरा आप लोग बताएंगे। भारतीय सेना के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। तो जो है मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा चलाई जाती है, जो कि सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। हाँ स्मॉग टावर। तो दिल्ली या पुदुचेरी या महाराष्ट्र या कर्नाटक, बताइए क्या होंगे इसका सही जवाब। तो दिल्ली राज्य में जो है देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। इसका सही जवाब दिल्ली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। जो काला पानी का मुद्दा है वो खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है, बांग्लादेश या नेपाल या भूटान या चीन। जवाब देंगे आप लोग। काला पानी का जो मुद्दा है ये किस देश का था, बताएंगे आप लोग। नेपाल का, नेपाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, नेपाल। यहाँ की राजधानी काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव के बारे में व्याख्या करता है या हिमयुग की व्याख्या करता है या ब्रह्मांड के बारे में व्याख्या करता है या महासागर के बारे में व्याख्या करता है। तो किसके बारे में व्याख्या करेगा भैया, बताएंगे आप लोग।
तो ब्रह्मांड के बारे में जो है व्याख्या करता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ब्रह्मांड। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव के साथ तो व्याख्या करता ही है, लेकिन बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण जो है बेल्जियम के खगोल जो है एवं पादरी जॉर्ज लेमेतियर ने दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले यह ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था, एक बिंदु के रूप में था ब्रह्मांड। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु कहा। ठीक है, तो विद्वानों द्वारा 1948 में ब्रह्मांड उत्पत्ति का अस्थायी अवस्था सिद्धांत दिया। ठीक है, एलन संडेज का स्पंदन मान या विश्व सिद्धांत ब्रह्मांड को भी उत्पत्ति पर। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ना, 18 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है कब? मार्च महीने में, या जुलाई महीने में, या सितंबर महीने में, या जनवरी के महीने में? तो क्या होंगे सही जवाब, जरा आप लोग बताएं। तो इसका सही जवाब जनवरी महीने में होंगे। यानी कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर होती है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है, अधिकतम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जनवरी में होता है। ऐसे भी देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होता है, जिसे हम लोग उपसौरिक कहते हैं। और इस समय पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है 9.5 करोड़ मील होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग अपसौर बोलते हैं, जो अधिकतम होगा 4 जुलाई को होगा, इसको अपसौर बोला जाता है। ठीक है, अपसौरिक स्थिति में सूर्य की जो है दूरी जो है 9.45 करोड़ होता है, समझे? तो ध्यान रखिएगा, जो है न्यूनतम 3 जनवरी को, अधिकतम जो है कब होगा? 4 जुलाई को। तो यहाँ पे इसका जनवरी महीने में हो जाएंगे। ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन दे ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि अनुपात समानुपात से कहा जा रहा है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 तथा जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। तो मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्या करना है, अनुपात निकालिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, मल्टीपल कर लीजिएगा। कैसे मल्टीपल करेंगे? 21-24 और 16 होता है मल्टीपल इसका। मैंने अनुपात से अनुपात निकालिएगा भैया, तो क्या होगा? 21-24, 21-16-24, फिर 21 आप कीजिएगा ना, तब ना निकलेगा अनुपात। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि एस्टेरॉयड जो है बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? बृहस्पति शुक्र, या बृहस्पति वरुण, या बृहस्पति शनि, या बृहस्पति मंगल? तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है किन 2 ग्रहों के मध्य है, यहाँ पे बताना है आपको। क्या इसका सही जवाब होगा? तो बृहस्पति और मंगल के मध्य है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बृहस्पति और मंगल। और एग्जाम के व्यू से ध्यान रखिएगा, खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों को विस्फोट के फलस्वरूप जो है टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। अंतरिक्ष में करीब जो है 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं, और जो है चिरॉन नामक क्षुद्र ग्रह शनि तथा अरुण के बीच का जो है चक्कर लगाती है। चिरॉन और फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। R10 प्लस हाइजिया बड़े क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर R10 प्लासा हाइजिया इसका क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है, लेकिन एक ऐसा जो है फोरवेस्टा एकमात्र जो है क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत जो है वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, या 90 डिग्री पूर्व, या 90 डिग्री पश्चिम, या 180 डिग्री? तो देखिए ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री जो है 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है वृहत वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
और ध्यान इस चीज़ को भी रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 1884 में जो है वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 जो है यामोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विधि रेखा का निर्धारित किया गया था। वहीं आपके जीएमटी गणना करते हुए 180वां जो है यामोत्तर पूर्व वाले क्षेत्र का एक दिन आगे है। तो इस सब चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन 22 में कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। तो वो कौन सा यंत्र है जरा आपको बताना है कि संचार उपग्रहों से पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर या ट्रांसपाउंडर या ट्रांसड्यूसर। तो क्या होगा इसका सही जवाब जरा बताएं आप लोग। ट्रांसपाउंडर होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ट्रांसपाउंडर। किसका काम क्या है बताइए ट्रांसपाउंडर का? ध्यान रखिएगा, जो संचारगार जो उपग्रह है पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज एसी में एवं निम्न एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। डायोड बल्ब का प्रयोग एसी के डीसी में बदलने में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब भी बातें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार बताना है, सिलिकॉन या ऑक्सीजन या कार्बन या कैल्शियम। बताएंगे आप लोग? नहीं, सर्वाधिक जो है भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। द्रव्यमान भी कह रहा है चेला, देखो ना बढ़िया से। हाँ तो जो है वो कौन सा द्रव्यमान होगा बताइए आप लोग। ऑक्सीजन, जो कि पटल पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80% है, ठीक है। द्रव्यमान भी कह रहा था। भूपटल पर सिलिकॉन दूसरा स्थान में आता है 27.72% और जो है एल्युमिनियम 8.13%। सिल्वर जो है 27.72%। सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.08%। कार्बन का जानकारी नहीं है मेरे पास। पृथ्वी की संरचना में सियाल, सीमा और निफी का मुख्य योगदान होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक में आपका ऑक्सीजन आता है, दो में क्या आता है सिलिकॉन और तीन में एल्युमिनियम आता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। सिलवास, स्टेपी या लानोज या डाउन्स। तो आपको बताना है कि कौन सा घास का मैदान नहीं है, बताएं। नहीं है। नहीं है। अच्छा, सिलवास, लाओज, स्टेपी तो है, तो ध्यान रखिएगा, सिलवास जो है घास का मैदान नहीं है। सिलवास इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सिलवास। स्टेपी है, मालूम था। लेकिन एग्जाम के व्यू से ध्यान रखिएगा, सवाना अफ्रीका में पड़ता है, कंपोज जो है ब्राजील में पड़ता है, लानोस जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया में पड़ता है, पेरियारी जो है यूएस एवं कनाडा में पड़ता है, और वहीं आपका डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पंपास जो है अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो धारा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है कैनेरी धारा या वेनेजुएला धारा या अंगुलहास धारा या ब्राजील धारा। तो वेनेजुएला धारा जो है अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के व्यू से जो है इंपॉर्टेंट धारा जो है अलास्का की जल धारा प्रशांत महासागर में, सुसीमा की जल धारा प्रशांत महासागर में, कनारी की जल धारा अंटार्कटिक महासागर में, और अगुल्हास की जल धारा हिंद महासागर में, फॉकलैंड की जल धारा अंटार्कटिक महासागर में, एलिनिनो का जल धारा प्रशांत महासागर में, एम्बोल्ट की जल धारा प्रशांत महासागर में। तो सब धारा से को भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 चला ध्यान रखेंगे। कथन कारण से रिलेटेड है। कहा जा रहा है, कथन दे रखा है कि भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। कारण में वही दे रखा है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता के कारण
संवहनी वर्षा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताना है आपको कौन सा सही है, बताइए आप लोग। तो भूमध्य जो है रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्षा वर्ष भर वर्षा होती है। हाँ, एकदम सही है। भूमध्य रेखा के निकट उसके क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वहीं कहा जा रहा है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश उपग्रहों में उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो बिल्कुल उसके संवहनी वर्षा का कारण होता है। तो उसका सही जवाब ए और आर दोनों होंगे, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? नहर के बारे में पूछा जा रहा है। चला, कोल नहर या पनामा नहर या सू नहर या स्वेज नहर? स्वेज नहर होगा, उसमें तो स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर जो है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? स्वेज नहर। एग्जाम के व्यू से ये भी याद रखिएगा, क्या चीज? स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुआ था? चला, कब बनकर तैयार हुआ था? स्वेज नहर जो बनकर 1869 को तैयार हुआ था और स्वेज नहर 1872 को आवाज शाही के लिए खोला गया। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और इसकी गहराई 16.15 मीटर है। पनामा नहर 1914 में बनाया गया था। शू नहर यूएसए में है और किल नहर जर्मनी में है और उत्तरी सागर अटलांटिक सागर को जोड़ती है किल नहर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है। 28 देखेंगे, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में पूछ रहा है भारत 1.50% या 2.40% या 3.50% या 16%? तो क्या होंगे सही जवाब, जरा आप लोग बताएं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है 16% है, ठीक है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 16%, ठीक है? नहीं 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 नहीं, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी 2.40 होगा। गलत जवाब। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 2.40, 16% नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 2.40%, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से शायद 16% है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? 3 बार जो है 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मीले आगे जाकर पुनः जो मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? जो है पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन जो है तुंगभद्रा और कृष्णा है, तुंगभद्रा है और गोदावरी है। तो क्या होंगे इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएं। कावेरी होंगे। क्यों? कावेरी नदी जो है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर मिल जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री संगम जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? कावेरी, ध्यान रखिएगा। और जो है भारत की प्रथम पनबिजली ऊर्जा केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। कब? 1994 में। श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर राज्य की राजधानी थी। कावेरी नदी ब्राह्मीगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो लड़के ऐसा गलती करता है। तो क्या हो जाएगा? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 30 में कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? दामोट मिट्टी या बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी? तो यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार की जो है मिट्टी है अधिकतम पानी सुखोए रखती है। चला, बार बार तुम लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? चिकनी मिट्टी, वो जो है ना पानी को बाहर नहीं निकलने देता है, समझे? तो चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजो कर रखती है। संजोए लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? अधिकतम संजोए रखती है।
अधिकतम देर तक मैंने रखे रहती है, चिकनी मिट्टी ना, घड़ा क्या बनता है, चिकनी मिट्टी ना, ठीक है ना। बाकी बलुआ में देखते में सूख जाएगा, ठीक है ना। अरे पंपी सेट चलाते हो तो नहीं देखते हो, उसमें जो है ना लगा रहता है। तो ध्यान रखना, क्या इसका सही जवाब हो जाएंगे, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत तुम लोग खाता है क्या चीज, तो लहसुन। लहसुन जो है में विशिष्ट गंध का कारण है क्लोरो यौगिक उसमें रहता है, या फ्लोरो यौगिक रहते हैं, या सल्फर यौगिक रहते हैं, या ब्रोमो यौगिक रहते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। सल्फर यौगिक रहते हैं, इसलिए जो है हाँ लहसुन में जो है सल्फर यौगिक रहते हैं, इसलिए विशिष्ट गंध का कारण होता है। और लहसुन प्याज लिएसी कुल का पौधा है, किस कुल का, तो लिलिएसी। लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का यह पौधा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस सब किस कुल का पौधा है, तो लिलिएसी कुल का पौधा है। कृत्रिम रबर को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जो है सल्फर मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे अवलनीकरण कहा जाता है। तो एग्जाम के व्यू से भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितने, 32 में कहा जा रहा है कि स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है, 2 से 3 फलों का एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, या फसल की अदला बदली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग क्या है जरा आप लोग बताएं। तो स्टॉक फार्मिंग जो क्या है, पशुओं का प्रजनन है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं का प्रजनन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है, जो कि मैथमेटिक्स से शायद रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, 2.47 एकड़, या 2.37 एकड़, या 2.57 एकड़, या 2.67 एकड़, बताएंगे आप लोग। तो जो है 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा होता है, ध्यान रखिएगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 गज बराबर 0.91 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर वहीं आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 34 कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए आप लोग। बिजी क्वेश्चन है सिला। 21 मार्च, 23 दिसंबर, 5 जून, 25 मई। विश्व पर्यावरण दिवस बताएंगे आप लोग जल्दी। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। वहीं जो है ध्यान रखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, 5 जून। लेकिन 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, चला विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और जो है 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, चला 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और जो है 25 किसान दिवस तो हो गया, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखें एग्जाम के व्यू से, जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सब बच्चों को पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, 1 से 2%, या 1 से 5%, या 1 से 10%, या 1 से 20%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो बताएंगे सही जवाब क्या होंगे इसका। 1 से 2% जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, 1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 36 में कहा जा रहा है कि मोटर वाहन से रिलेटेड है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रदूषक है, बताना है। CO2 या CO या मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, चला बताएगा क्या होगा, CO का मतलब क्या होता है बताएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड का CO2 होगा ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO का अनुभार जो है 28 होता है, ध्यान रखना। यह जो है रंगहीन, स्वादहीन, विषैली, जल में अत्यंत अल्प अघुलनशील होते हैं, हवा के बराबर भारी एवं ज्वलनशील गैस होता है। मोटर गाड़ियों में धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन है, CO ही है, ध्यान रखना। CO श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, CO जो है हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर जो है
37 देखेंगे क्या कहा जा रहा है। 37 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग में कौन से सही सुमेलित नहीं। अदरक का हम लोग क्या प्रकंद होता है, आलू में मूल होता है, प्याज में मासल पर्ण होता है, या नारियल में भ्रूणपोष होता है। नारियल में तो बताना है इसका सही जवाब क्या होंगे। डी सही है। देखिए नारियल के अंदर कहा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, युग में सुमेलित नहीं है, नहीं है, उल्टा पूछ दिया है। नहीं है बताना है। ये मारा आलू में जो है ना क्या होता है, कंद नहीं, आलू में जो है युग में उसका सुमेलित नहीं है, आलू में कंद होते हैं, ट्यूबर जिसको बोलते हैं, आलू कंद, हाँ। समझे। तो आलू में कंद होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बाकी सब आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 38 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 38 को देखेंगे। कहा जा रहा है 38 में कि किस जो है पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 38 में पहला ऑप्शन है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या खनिज एवं विटामिन। तो किस पदार्थ से जो है ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है बताना है। बताएं आप लोग। सी। बिल्कुल सही जवाब सी में क्या है, वासा। तो वासा से जो है ऑक्सीकरण से अधिक जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। वासा से खाइएगा ना तो अधिक ऊर्जा मिलेगा ना, नहीं देखते हैं वासा, घी में भी अधिक वासा पाया जाता है, समझे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, वासा। लेकिन ऐसा गलती मार देता है, कर देगा जाकर प्रोटीन, है ना। इसको अच्छी कीजिएगा तो बहुत मतलब हम पढ़े हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, वासा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है कि हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अब विचार करना है, चला रक्त के बारे में पढ़ा होगा तब ये विचार होगा, और ना पढ़ा होगा तब विचार नहीं होगा, आचार हो जाएगा। देखिएगा यह रक्त में जो ऑक्सीकरण का संचार करता है, यह लौह युक्त जो है यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कौन इसमें से सही कथन को चुनना है। तो चला इस सब को पढ़ते हुए अब तुमको बताना है कि सही उत्तर चुनना है। अब चुन के बताओ। सही तो चुना नहीं, सही कथन 1 3 हाँ। 4 एक 3 और 4 1 3 4 तो देखो पहला में है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, कौन, हेमोग्लोबिन। तो हाँ एकदम करता है। दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है, तो हाँ ये लौह युक्त यौगिक है। तीसरा है कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति नहीं। चौथा में यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हाँ करता है। तो 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है क्या चीज 40 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं बताना है आपको। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अशुशक्ति शक्ति की इकाई है, या समुद्र मील 9 संचालकों की दूरी की इकाई है, और सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो क्या सुमेलित नहीं है बताएंगे आप लोग। नहीं चला, सेल्सियस उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है। उसमें कहीं कहीं नहीं है। हाँ सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक जो है जूल किलोग्राम होता है, और गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है, वहीं तलीय कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। तो ध्यान रखना नहीं है। उष्मा की इकाई नहीं है। तो ये ऊपर से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्या बोले हैं? डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, गुरुत्व बल या घर्षण बल या स्थिरवैद्युत बल या चुंबकीय बल। तो यहाँ पे बताना है कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्षयकारी बल जो है घर्षण बल क्षयकारी बल होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। संपर्क में रखी हुई 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार के जो बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल जो है घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल की दिशा सदैव जो है वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होता है, वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होता है। ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि कथन और कारण दे रखा है क्या चीज, तांबे के एक टुकड़े को, एक कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। एक कांच के टुकड़े को और एक तांबे के टुकड़े को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। भैया बात सही है, सही है, एकदम सही है। चलिए आर कह रहा है यानी कि कारण तांबे का घनत्व कांच घनत्व से अधिक होता है।
क्या इसको भी माना जाए? ना तो जो है ना, गजब, देखो तांबे का घनत्व कांस्य घनत्व से अधिक होता है। हाँ होता है। होता है। चलिए ये होगा इसका आंसर। तो देखेंगे, कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक सही है। है। और स्पष्टीकरण कौन दे रहा है, आप ध्यान रखना है, हैं? स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? आर दे रहा है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ये होता है। ए हो जाएंगे। कणों द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया करते हैं, कंडक्शन ए हो जाएंगे। करता है। ए होंगे कि बी होंगे? ये होंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चला, इस तरह मत करो, इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। क्या होगा इसका आंसर? बी बी होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? बी बी, यानी कि आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। जो आर है आपका ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? बी, अब यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यही गलती करता है लड़का सब परीक्षा में, समझा, ध्यान रखना। क्योंकि तांबे का अधिक गर्म होने के कारण घनत्व अधिक होना नहीं है, बल्कि तांबे का ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होना होता है, ठीक है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। तांबा प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। कौन? तो तांबा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कणों के कीट के द्वारा, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर, ठीक है, की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कन्वेंशन कहते हैं, या कंडक्शन कहते हैं, या रेडिएशन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब देंगे आप लोग, क्या होंगे? कोई नहीं। तो कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। कंडक्शन का मतलब समझे कि नहीं समझे? जब अधिक तापमान वाली वस्तु और निम्न तापमान वाली वस्तु को एक तरफ लाइएगा निम्न तो तापमान की तरफ भागेगा। प्रवाहित हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 44 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? जल को, जल आप लोग बहुत पीते हैं ना, तो उसको जीवाणु को मुक्त करने के लिए किसका प्रयुक्त होता है? ओजोन का प्रयुक्त होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का होता है, या क्लोरेराइमिन का प्रयोग होता है? उपयुक्त सभी सभी का प्रयोग होता है। ओजोन का भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी होता है, क्लोरेराइमिन का भी उपयोग होता है, तीनों का होता है, ध्यान रखिएगा। तो मालूम करना होगा ना, नहीं मालूम है तो याद हो रहा है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटनाशक के मारने में किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, ध्यान रखना। चला, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक को मारने में है। चला, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक को मारने में, लेकिन क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चला, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है आपके ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? खाद्य तेलों का, या पेट्रोल की, या केरोसिन तेल की, या सुगंधित तेलों का? तो सही जवाब दे आप लोग। ऑक्टेन संख्या से किसकी जो है गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की, ठीक है ना। चला, ध्यान रखना। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है, ठीक है ना, उपयोग के लिए उचित नहीं मान जाते हैं। तो सबसे अच्छा अपहोष्ट विरोधी यौगिक जो है टेट्रा इथिल लेड होता है, जिसको हम लोग टीएल बोलते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ईंधन जो है जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन जो होता है उतना ही कम होता है, तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोल की, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सोडियम वाष्प लैंप पढ़े होंगे आप लोग, समझे? सोडियम वाष्प लैंप प्राय एक सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इसका प्रकाश जो है एकवर्णी है
और पानी के बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये आंख के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी होती है। रोशनी देती है। बताएगा चला। ये होगा। इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप जो है प्रायः सड़कों के प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है। कौन है? बी। सोडियम वाष्प जो लैंप है ये इसलिए सड़कों के प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि जो है इसका प्रकाश एकवर्णी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग जो है सड़क प्रकाश के लिए किया जाता है चला। इतना सड़क पे लगा है। सोडियम धातु जो है क्या होता है, मुलायम होता है चला, और जो है सोडियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। और लेजर तरंगे एकवर्णी तरंगे होती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है चला, ठीक है ना। क्या होगा, बैगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अब चला पूछ रहा है उष्मा का अधिक सबसे चालक पूछ रहा है चला। पहला ऑप्शन दे रखा है पारा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है चला, पानी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है ईथर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बेंजीन। पानी। तो सही बैच चला, गलती मत करो। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा। पारा। तो उष्मा का जो है बहुत अच्छा चालक यहाँ पर कौन हो जाएगा, पारा हो जाएगा। जो है ये द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 13.6 होता है, ध्यान रखिएगा। और 4.12 केल्विन जो है कि ताप पर जो प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा न तो आघातवर्ध होता है और न ही तन्य होता है, या उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट उत्तरदायी है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट उत्तरदायी है, या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट उत्तरदायी है, या सिल्वर एवं पोटेशियम के क्लोराइड उत्तरदायी है। तो यहाँ पे बताना है क्या इसका सही जवाब होगा। नहीं चला। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एवं सल्फेट उत्तरदायी है। यानी कि जल की कठोरता, जब यदि जल को उबालते हैं, उबालने से दूर होता है, तो इस प्रकार से कठोरता क्या होता है, इस प्रकार से कठोरता क्या होता है चला, इस प्रकार से कठोरता जो है अस्थायी क्या होगा, इस प्रकार से उबालने से क्या होगा, आपको उबालने से कठोरता क्या होगा, आपको कैल्शियम दूर हो जाता है। तो इस प्रकार की कठोरता को हम लोग अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। कब, सोडियम कार्बोनेट को डालकर जल में उबालिएगा तो दोनों कठोरता आपका दूर हो जाएगा चला, समझा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का क्या क्या जवाब हो जाएगा, ए, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट जो है ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 49 कहा जा रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है, शराब पीकर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आपके बिहार एसआई का सीरीज चल रहा है और बिहार में जो है कि शराबबंदी कानून लागू है, बिहार में शराब नहीं मिलता, बंद है। तो इससे इंपॉर्टेंट आ गया जो है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चला। तो श्वसन चालक में कौन सा पुलिस जो है इस्तेमाल करता है बताना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का एसिड होता है, या पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग किया जाता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिल्टर पेपर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट पर चढ़ी सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एसिड होता है चला। तो शराब पीकर जो भी अब गाड़ी चलाएगा तो बिहार पुलिस क्या करता है, यातायात पुलिस, वो जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करता है। उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एसिड होता है, उसी से पकड़ा जाता है। तो ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो कि 50 होगा। कहा जा रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन है। जो गैस वेल्डिंग होता है आप सब देखता है चला सब, प्रोपेन या मीथेन या एसिटिलीन या एसिटिक एसिड, बताएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है चला गैस वेल्डिंग में, ध्यान रखना। तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, एसिटिलीन।
सी। आज के लिए बस इतना ही।